सारे स्टूडेंट क्लास में थे। कोई अपने दोस्तों से बैठकर बात कर रहा था, तो कोई दीवार को टेक लगाकर खड़ा था, तो कोई कुर्सी पर एक पैर रखकर खड़ा था। यानी सब कुछ अस्त व्यस्त था। अभी क्लास शुरू होने में टाइम था, इसलिए वे सब अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। क्लास 11th के बाद 12th में आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी बेल बजी और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठ गए। जब शुक्ला सर क्लास में आए तो सबने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। अभी शुक्ला सर सारे स्टूडेंट को पुरानी क्लास क्रॉस करने के बाद नई क्लास में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रहे थे कि उनके कान में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, मे आई कम इन सर, जो दरवाजे की तरफ से आ रही थी। शुक्ला सर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यस कम इन। सारे स्टूडेंट का ध्यान उस ओर गया तो उन्होंने देखा वहां एक लड़की खड़ी थी जो देखने में बहुत ही मासूम सी थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, उसमें काजल लगाया हुआ था, लंबे बाल थे, स्कूल यूनिफॉर्म में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारे स्टूडेंट उसे एकटक देख रहे थे। तभी शुक्ला सर की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और सर ने आगे उस लड़की से कहा, यहाँ आओ दिव्यांका, और उसे अपने पास बुलाया। दिव्यांका धीरे धीरे कदमों से थोड़ा घबराते हुए सर के पास आ खड़ी हुई। उसने भी सर को गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन अभी भी दिव्यांका को दो जोड़ी आंखें एकटक देखे ही जा रही थीं। सर ने दिव्यांका को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। दिव्यांका स्टूडेंट के बीच नई होने के कारण घबराई हुई थी और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी शुक्ला सर ने कहा, घबराओ मत बेटा, यहाँ सब तुम्हारे क्लासमेट ही हैं और इन्हीं में से कुछ आगे तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास के कुछ स्टूडेंट ने भी दिव्यांका को सपोर्ट किया। फिर दिव्यांका ने एक गहरी सांस ली और अपने बारे में कहना स्टार्ट किया, हमारा नाम दिव्यांका सक्सेना है। हमारे पापा एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र हर कुछ सालों में होता रहता है। अभी उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, इसलिए हम भी यहाँ आ गए और शुक्ला सर की मदद से हमने इस स्कूल में एडमिशन लिया। हमारे लिए यहाँ सब नया था, इसलिए सर ने हमारी हेल्प की। उसके लिए हम सर को जितनी बार भी थैंक यू कहें कम है। शुक्ला सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारे पापा और मैं कॉलेज में एक साथ थे। उन्होंने जब तुम्हारे एडमिशन की बात कही तो मुझे लगा कि क्यों ना तुम्हें अपने स्कूल में ही बुला लिया जाए, और तुम्हारे पापा को भी ये सही लगा, इसलिए तुम यहाँ हो। और अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। जैसे हर स्टूडेंट को एक अच्छे स्कूल की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक स्कूल को भी अच्छे स्टूडेंट की जरूरत होती है, और तुम वो हो। अब जाओ, जाकर बैठो। दिव्यांका जाकर एक सीट पर बैठ गई। उसके बाजू में आराध्या बैठी थी और उसके पीछे की सीट पर अभिनव और अश्वनी थे। सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। दिव्यांका के साथ सबका ध्यान अब लेक्चर पर था, लेकिन अभिनव का ध्यान अब भी दिव्यांका पर ही टिका था। थोड़ी देर बाद शुक्ला सर की क्लास खत्म हुई। स्टूडेंट्स को पता चला कि नेक्स्ट क्लास जिस टीचर की थी वो आज आए ही नहीं हैं, इसलिए वो सब फ्री थे। इसलिए सारे स्टूडेंट शुरू हो गए फिर से बात करने के लिए। आराध्या ने दिव्यांका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं आराध्या शर्मा। दिव्यांका ने भी उसका हाथ थामते हुए कहा, हम दिव्यांका सक्सेना। जब दिव्यांका ने हम कहा तो आराध्या ने उसके आसपास देखा तो दिव्यांका ने उससे आश्चर्य से पूछा, आप क्या देख रही हो? आराध्या, आपने हम कहा ना तो देख रही थी, और कितने लोग हैं? दिव्यांका हंसते हुए बोली, हम एक ही हैं, पर हमारी आदत है कि मैं को हम बोलते हैं। आराध्या हंस दी और बोली, ठीक है। उन्हें बात करते देख पीछे बैठे अभिनव और अश्वनी भी मुस्कुरा रहे थे। तभी आराध्या का ध्यान पीछे बैठे अभिनव और अश्वनी पर गया। उसने अभिनव का इंट्रोडक्शन करवाते हुए दिव्यांका से कहा, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त अभिनव खुराना। और फिर अश्वनी की तरफ देखकर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, और ये अश्वनी चौहान। उसे ऐसे मुंह बनाकर इंट्रोड्यूस करवाते देखकर जहां अश्वनी को गुस्सा आ रहा था, वहीं दिव्यांका और अभिनव को हंसी। फिर आराध्या बोली, मैं और अभी क्लास 5th से दोस्त हैं, और पता है अभी हर साल क्लास में फर्स्ट आता है। बहुत इंटेलिजेंट है ये शुरू से ही। आराध्या की बात बीच में ही काट अभिनव ने दिव्यांका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरु ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ, बाकी तो अपने आप ही हो जाता है।
अभिनव की बात सुन दिव्यांका मुस्कुरा दी और अभिनव से हाथ मिलाया। फिर दिव्यांका ने आराध्या से अश्वनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये? आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, इसके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। तभी अश्वनी तपाक से बोला, तुम्हारे हिसाब से बताने लायक कुछ हो या ना हो, पर फिर भी मैं बताऊंगा। और दिव्यांका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाम तो आप जान ही गई हैं मेरा, अश्वनी चौहान। मैं और अभी लंगोटिया यार हैं। और हंसने लगा और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे बोला, मतलब बचपन के दोस्त हैं। इसके पापा और मेरे पापा भी दोस्त हैं। पहले तो वो बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे से मिले थे, फिर उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर उसके बाद हमारी इस दुनिया में एंट्री हुई। और जब हम थोड़ा बड़े हुए तब से हमारी दोस्ती चल रही है। फिर 5th क्लास में ये अरू आ गई और फिर हम तीनों दोस्त बन गए और फिर हम तीनों का ये कूल ग्रुप। दिव्यांका ने उससे भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। अश्वनी ने आगे कहा, मैं अभी की तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। दिव्यांका, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और खास भी किसी में कोई टैलेंट होता है तो किसी में कुछ। अश्वनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर दिव्यांका ने आराध्या की तरफ देखते हुए, आप नहीं बताएंगी अपने बारे में? आराध्या ने दिव्यांका से मुस्कुराते हुए कहा, बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। दिव्यांका, कैसी शर्त? आराध्या, आज से नहीं, अभी से तुम हम तीनों को आप नहीं तुम कहकर बुलाओगी। अब हम फ्रेंड हैं ना? आराध्या के मुंह से फ्रेंड सुनकर दिव्यांका उसे देखे जा रही थी। आराध्या, तुम्हें हमारा फ्रेंड बनने में कोई ऐतराज है क्या? दिव्यांका, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें आपकी, सॉरी, तुम्हारी बात मंजूर है। आराध्या, हम गुड। फिर आराध्या ने कहना शुरू किया, मेरा पूरा नाम है आराध्या शर्मा, सब मुझे प्यार से अरू बुलाते हैं। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं। पढ़ाई लिखाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता। सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है, इसलिए शाम को सिंगिंग क्लास जाती हूँ। अभी के लिए इतना ठीक है, बाकी का धीरे धीरे पता चल ही जाएगा तुम्हें। आराध्या, हम सबके बारे में तो जान लिया, अब अपने बारे में कुछ बताओ। दिव्यांका, अभी सर के सामने तो बताया सब, उसके अलावा तुमको जो जानना है पूछ लो, हम बता देंगे। आराध्या, तुम्हारे कितने परसेंट थे 11th में? दिव्यांका, 97%। आराध्या, वाह यार, तुम तो बिल्कुल अभी के जैसी हो पढ़ने में। तब तो तुम दोनों के बीच कंपटीशन चला करेगा। दिव्यांका, हम यहाँ कोई कंपटीशन नहीं करने आए हैं, हम बस सबके दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। और फिर उसने अभी की तरफ देखा, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, जैसे कहना चाह रहा हो ऐसा ही होगा। अश्वनी ने अचानक कहा, अरे सुनो, देखो, यहाँ हम सबका एक निक नेम है, आंसू, अरू और अभी। क्यों ना दिव्यांका को भी एक निक नाम दें, तो कैसा रहेगा? अरू, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या? अभी कहीं खोया हुआ बोला। दिव्या, तीनों अभी की ओर देखने लगे तो अभी थोड़ा घबराकर बोला, दिव्या कैसे रहेगा? आंसू, बहुत अच्छा है। दिव्यांका, ठीक है ना? दिव्यांका ने कहा, जैसे आप सभी को ठीक लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सभी ने एक साथ कहा, आप? तो दिव्या बोली, सॉरी, तुम सबको। अब ठीक है? सबने कहा, हाँ अब ठीक है। बात करते करते बहुत टाइम हो गया था, अब कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सारे स्टूडेंट घर चले गए। आज चारों की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। 3 नए दोस्त पाकर दिव्या आज बहुत खुश थी। दिव्या जब घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटा कैसा रहा आज स्कूल में पहला दिन? दिव्या ने कहा, बहुत अच्छा मम्मी, और कपड़े चेंज करने और मुंह हाथ धोने अपने रूम में चली गई। शाम को जब दिव्या के पापा ऑफिस से आए तो उसने आज पूरे दिन का हाल अपने पापा को कह सुनाया। दिव्यांका अपने पापा के बहुत ही करीब थी, उनसे कभी भी कुछ नहीं छिपाती थी। वो उसके पापा कम और दोस्त ज्यादा थे। कभी कभी उसकी मम्मी उसके पापा से कहती, कुछ ज्यादा ही सह नहीं देते आप दिव्यू को? तो उसके पापा हमेशा उनसे यही कहते, एक ही तो बेटी है, उससे प्यार नहीं करूंगा तो फिर किससे प्यार करूंगा? रात में दिव्या अपने कमरे में गई और बेड पर लेटकर आज पूरे दिन को याद करके मुस्कुराते हुए सो गई। दूसरे दिन दिव्या समय से स्कूल पहुंच गई। सारे दोस्त साथ में बैठे बातें कर रहे थे। क्लास की बेल बजी, सर क्लास में आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। एक के बाद एक लेक्चर हुए और उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। तीनों दोस्त लंच के लिए कैंटीन जाने लगे
तभी दिव्या ने कहा, कैंटीन क्यों जाना, हम टिफिन लेकर आए हैं, आज उसी से लंच करेंगे। दिव्या का टिफिन देखकर अरु बोली, वो क्या है ना, हम थोड़े भुक्कड़ किस्म के लोग हैं, इतने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, इसे भी साथ लेकर कैंटीन चलते हैं, वहाँ कुछ और भी ऑर्डर कर लेंगे। दिव्या ने ठीक है कहा और चारों कैंटीन की ओर चले गए। कैंटीन पहुंचकर उन्होंने कुछ सैंडविच ऑर्डर किए और दिव्या का लाया हुआ टिफिन खोला। जैसे ही टिफिन खुला, खाने की खुशबू पूरे कैंटीन में फैल गई। सबने खाना स्टार्ट किया। तब तक उनका ऑर्डर भी उनके सामने आ गया। सबने लंच किया। अभी क्लास शुरू होने में टाइम था, तो चारों बातें करने कैंटीन में ही बैठ गए। और दिव्या, लंच बहुत टेस्टी था, आंटी को थैंक्स कहना हम सबकी तरफ से। दिव्या, कह देंगे, पर ये मम्मी ने नहीं, हमने बनाया था। सब एक साथ, क्या? दिव्या, तुम सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आंसू, मतलब ये तुमने बनाया था? दिव्या, तो अभी हमने किस लैंग्वेज में कहा? आंसू, सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मैं ये पूछना चाहता था कि तुमको बनाना आता है ये सब? दिव्या, हाँ आता है, कुकिंग करना हमें बहुत पसंद है। हम ना हर नई डिश बनाने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा गड़बड़ होती है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम नई नई डिश ट्राई करना और हम तीनों मिलकर उसे खाएंगे। अरु, हाँ हाँ क्यों नहीं, भुक्कड़ों की सेना के लीडर। अब चलो, नेक्स्ट क्लास है थोड़ी देर में। अभी ने मुंह बना लिया और उसका ऐसा मुंह देखकर तीनों को हंसी आ गई। तीनों को हंसता हुआ देखकर अभी की नज़र दिव्या पर ही टिक गई। वो हंसते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। दिव्या, आंसू और अरु हंसते हुए क्लास में जाने लगे और अभी अभी भी वहीं खड़ा था। आंसू की आवाज़ से उसका ध्यान आंसू की ओर गया, जो उसे साथ चलने के लिए बोल रहा था। चारों क्लास में चले गए। सारी क्लास खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए, लेकिन दिव्या वहीं खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी अभी उसके सामने अपनी कार में आया। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। अभी ने दिव्या से कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दिव्या, नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। अभी ने ड्राइवर को गाड़ी थोड़ा आगे ले जाकर साइड में रोकने के लिए कहा और वेट करने लगा कि दिव्या को ऑटो मिल जाए, उसके बाद वो घर चला जाएगा। पर दिव्या को बहुत देर इंतजार करने के बाद भी ऑटो नहीं मिला, तो अभी ने ड्राइवर को गाड़ी फिर से दिव्या के पास ले जाने को कहा। अभी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अब चलना है या अभी और वेट करना है? दिव्या बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई। अभी, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, अब हम फ्रेंड्स हैं ना। दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी के बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद अभी की गाड़ी दिव्या के घर के सामने थी। दिव्या गाड़ी से उतरी और अभी को थैंक्स कहकर घर के अंदर आने को कहा, लेकिन अभी ने फिर कभी कहकर उसे बाय कहा और ड्राइवर से घर की ओर कार लेने के लिए कहा। जब तक अभी की कार दिव्या की आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक दिव्या वहीं खड़ी थी। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। समय हंसते खेलते निकल रहा था और इन चारों की दोस्ती भी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। क्वार्टरली एग्जाम के 15 दिन पहले सभी अब अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी थे। दिव्या क्लास में बैठी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कि तभी क्लास में अरु आई। उसने दिव्या को देखते हुए दरवाजे से ही पूछा, दिव्या क्या कर रही हो? दिव्या, क्या करेंगे, एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ाई ही करेंगे ना। अरु, कितना पढ़ेगी यार, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, तू बोर नहीं होती क्या? दिव्या गुस्से से, देखो अरु, हमें परेशान मत करो, हम ऑलरेडी परेशान हैं। अरु, क्यों, क्या हुआ? दिव्या, हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अरु, कौन सा, मुझे दिखाओ। अरु ने बुक हाथ में ली। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ दिखा दो दिखा दो, शायद ये हमारी जीनियस अरु ही इसे सॉल्व कर दे। अरु बिना पीछे पलटे ही समझ गई कि आंसू है, लेकिन उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आंसू के साथ अभी भी था, जो कि आंसू की बात पर हंस रहा था, लेकिन दिव्या ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो चुप हो गया और अरु की तरफ देखने लगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद अरु बोली, मुझसे नहीं हो रहा। आंसू, अरे ऐसे कैसे आरू मैडम, आपसे तो होना ही चाहिए। आरू आंसू की बात से चिढ़ गई और उठकर गुस्से में क्लास से बाहर चली गई। अभी, गुस्सा दिला दिया ना उसे, अब जा और उसे मना, हर समय परेशान करता रहता है उसे। अभी की बात सुनकर आंसू जल्दी से आरू के पीछे चला गया।
आंसू जब जा रहा था तो दिव्या उसे देख मुस्कुराते हुए देख रही थी। अभी क्या हुआ? दिव्या, कुछ नहीं। हम चारों की दोस्ती कितनी अच्छी है ना। रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना सब है। मैं तो चाहती हूँ हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहे। अभी हम लाओ क्वेश्चन दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। कुछ ही देर में अभी ने दिव्या को क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। दिव्या ये देखकर खुश हो गई और खुशी से उछलकर अभी को थैंक यू कहा। अभी ने कहा, हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता है। कभी तुम मेरी कर देना और कभी मैं तुम्हारी। अब अभी और दिव्या के जो भी डॉट्स होते, दोनों एक दूसरे से हेल्प करते। पढ़ाई के सिलसिले में दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताने लगे। जल्दी ही ये 15 दिन बीत गए और एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद चारों ने एक दूसरे से पूछा कि उनका एग्जाम कैसा हुआ। सबने बहुत अच्छा कहा। फिर थोड़ी देर बैठ बातें की और फिर अपने अपने घर की ओर निकल गए। एक हफ्ते के समय के बाद उनके एग्जाम खत्म हो गए और जल्द ही उनका रिजल्ट भी आ गया। क्वार्टरली एग्जाम में दिव्या ने टॉप किया था और सेकंड पोजीशन अभी की थी। वे सब बहुत खुश थे और उन्होंने दिव्या के टॉप करने की खुशी में पार्टी करने का प्लान बनाया। उन्हें तो पार्टी करने का बहाना चाहिए होता था बस। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद दिव्या के बुआ की बेटी कजिन की शादी थी, तो दिव्या वहां गई हुई थी। अभी आरू आसू रेगुलर क्लास अटेंड करते, लेकिन अभी को स्कूल में कुछ सूना सूना सा लगता। पढ़ाई में उसका पहले की तरह मन नहीं लग रहा था। वो थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा हो गया था और उदास भी रहने लगा, जिसे आंसू नोटिस कर रहा था। एक दिन उसने अभी से पूछा, ऐसे उदास और खोया खोया सा क्यों रहता है? अभी पता नहीं यार, आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना घर में ना यहाँ। चल मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर अभी वहां से चला गया और आंसू वहां खड़े कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। 2 दिन बाद भी अभी की ऐसी हालत देखकर आंसू फिर बोला, अभी बोलना क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से दिव्या गई है तू उदास और खोया खोया रहता है। अभी ये समझ चुका था कि आंसू ने ये नोटिस कर लिया है कि दिव्या के जाने के बाद से मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, इसलिए वो बोला पता नहीं यार, लेकिन वो नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। न उससे बात हो पा रही है और न ही वो खुद आ रही है। आंसू, अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि तू दिव्या को पसंद करने लगा है? अभी नहीं, क्या कुछ भी बोलता रहता है, कहकर अभी वहां से चला गया। पर आंसू समझ चुका था कि अभी दिव्या को पसंद करता है, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। घर पहुंचकर अभी फ्रेश हुआ और थोड़ी देर अपने पेरेंट्स और भाई के साथ बैठकर बातें की और पढ़ाई का बोलकर वो अपने कमरे में आ गया। और जैसे ही उसने किताबें उठाईं, उसे दूर कहीं पर बज रहे गाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेनू समझा बाकी न तेरे बिना लगदा जी। गाने के बोल सुनकर अभी को एक बार फिर दिव्या का ख्याल आया, लेकिन उसने अपनी गर्दन झटक ख्याल को बाहर निकाल फेंका और पढ़ने चला गया। 1-2 दिन यूं ही बीते। अभी क्लास में बैठा था, तभी आरू उसके पास आई और पीछे से उसके कंधे को थपथपाया। अभी तुरंत ही बोला, दिव्या। आरू दिव्या को मिस कर रहे थे। अभी हम आरू, क्यों? अभी, क्यों क्या? फ्रेंड है, मिस तो कर ही सकता हूँ ना। आरू, ठीक है, वैसे दिव्या कल तक आ जाएगी, मेरी उससे बात हुई थी। अभी, तुम्हारी बात कैसे हो गई? मैंने भी उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। आरू, वो इसलिए क्योंकि उसका फ़ोन खराब हो गया था और अंकल के मोबाइल में मेरा नंबर सेव था, इसलिए उसने मुझे अंकल के मोबाइल से कॉल किया था। अभी, हम ठीक है। दूसरे दिन दिव्या आ गई। अभी उसे देखकर बहुत खुश था। दिव्या के आने के बाद आंसू की नज़र अभी पर ही रहती और जब वो दिव्या से बात करता तो वो उसके एक्सप्रेशन नोटिस करता। अब अभी पहले की तरह नॉर्मल रहने लगा था। एक दिन फिर आंसू ने अभी से कहा, अभी तो सच में दिव्या को पसंद करने लगा है, तू माने या ना माने, लेकिन ये सच है। आंसू की बात सुनकर अभी झल्ला गया और उसने आंसू से कहा, ऐसा कुछ नहीं, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? जब देखो तब बस एक ही बात, वो सिर्फ दोस्त है मेरी। और गुस्से में वो वहां से चला गया। आज पहली बार दोनों में किसी चीज को लेकर बहस हुई। आंसू परेशान सा उसे जाते हुए देख रहा था और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इस बहस के कारण अभी ने अभी तक आंसू से बात नहीं की थी। एक दिन दिव्या स्कूल से घर जा रही थी, उसे ऑटो नहीं मिला था और न ही उस दिन अभी स्कूल आया था, इसलिए वो पैदल ही चली जा रही थी। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया।
कार वाले लड़के ने ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ था और उसे काफी चोट भी आई हुई थी। कार वाले लड़के ने ही दिव्या के फोन से कॉल करके दिव्या के पापा को इन्फॉर्म किया, और जब उसके पापा वहां पहुंचे तो उसने बिल पे करके और सॉरी बोलकर दिव्या के पापा को ये बताया कि वो थोड़ा टेंशन में था, इस वजह से उससे ये सब हो गया। दिव्या के पापा ने उसकी परेशानी समझते हुए उसे वहां से जाने दिया। जब अभी आरू और आंसू को ये बात पता चली तो तीनों टेंशन में आ गए। तीनों ने दिव्या से मिलने हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाया। हॉस्पिटल में दिव्या बेड को टेक लगाकर बैठी थी। उसके पापा कुछ काम से रूम से बाहर गए थे और मम्मी दिव्या के लिए लंच लेने घर गई थी। तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। जब तीनों दिव्या के रूम के अंदर जाने को हुए तो आंसू ने आरू को बाहर ही रोक लिया और आरू से कहा, पहले अभी को जाने दो, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। आंसू की बात सुनकर आरू से देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंसू ऐसे क्यों बोल रहा है। दोनों वहीं दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। अभी जैसे ही दिव्या के पास पहुंचा, फिक्र और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ उसने दिव्या से कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती? देखो एक्सीडेंट हो गया ना, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, कैसे जी पाता? जानती भी हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम एक काम करो, जान ही ले लो मेरी। ये सब सुनकर दिव्या और आरू अभी को हैरानी से देख रही थी और अभी अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। वहीं आंसू के चेहरे पर मुस्कान थी। अभी को जब होश आया कि उसने क्या बोला है तो वो नजरें झुकाकर चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। अभी के रूम से बाहर निकलने के बाद आंसू और आरू रूम के अंदर आ गए। दिव्या ने खुद को नॉर्मल किया और उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद आंसू आरू को दिव्या के पास छोड़कर अभी के पास आ गया। अभी अपने दोनों हाथ सर पर रखे आंखें बंद किए चेयर पर बैठा था। आंसू उसके पास जाकर बैठ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अभी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यार ये सब आंसू वही था जो तेरे दिल में था, जो तू समझ नहीं पा रहा था। अभी ने आंसू को खुश होते हुए गले लगा लिया। अभी सॉरी, उस दिन तेरे साथ ऐसे बिहेव किया। आंसू इट्स ओके, भाई है तू मेरा। अभी कुछ देर बाद आरू उन दोनों के पास आई और उनसे कहा, चलें? अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, जब अंकल आ जाएंगे उसके बाद तुम दोनों जाओ। आरू और आंसू वहां से चले गए। रास्ते में आरू ने आंसू से पूछा, तुम जानते थे कि आंसू कि अभी दिव्या को पसंद करता है? आरू, हम। आंसू, कुछ कुछ समझ तो आ रहा था और मैंने ये बात अभी से भी कही थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था और आज दिव्या को खोने के डर से उसके दिल की बात जुबां पर आ गई। आरू, तुम्हें नहीं लगता अभी इन सब के लिए हम बहुत छोटे हैं? अभी प्यार प्यार होता है मैडम, ये कब कहाँ किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। आरू, तुम्हें बड़ा पता है, कहकर आरू ने अपना मुंह बना दिया। आंसू, बड़ा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जरूर पता है। आंसू आरू को घर छोड़कर अपने घर चला गया। 3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद दिव्या का डिस्चार्ज हो गया था और वो घर आ गई थी, लेकिन अभी स्कूल नहीं जा सकती थी, इसलिए आंसू और आरू उससे मिलने आ जाते थे। अभी अब बहुत कम उससे मिलता या बात करता था, लेकिन जब भी वो उससे बात करता दिव्या असहज हो जाती। कुछ दिन बाद पता चला कि जल्द ही हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। दिव्या थोड़ी परेशान हो गई। अभी उसका प्लास्टर भी नहीं निकला था और पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो चुका था, जिसे उसे एग्जाम के पहले कवर करना था। जब आरू दिव्या से मिलने आई तो दिव्या ने अपनी परेशानी शेयर की। आरू ने उससे कहा, तू अभी की मदद क्यों नहीं लेती? हम सब में वही है जो इस वक्त तेरी हेल्प कर सकता है। मेरा और आंसू का तो पता है कि हम स्टडी में कैसे हैं। दिव्या, पर वो। आरू, पर कुछ नहीं, मैं अंकल और अभी से बात करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों मान जाएंगे। जब दोनों बात कर रही थीं, तभी मिस्टर सक्सेना वहां आ गए तो आरू बोली, अंकल यदि अभी यहाँ आकर दिव्या को स्टडी में हेल्प करे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मिस्टर सक्सेना, नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती यदि अभी दिव्या की हेल्प कर दे तो। नेक्स्ट डे जब आरू ने अभी से इस बारे में बात की तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि ये बात दिव्या ने उसे खुद क्यों नहीं कही। यदि वो खुद कहती तो क्या मैं उसे मना कर देता? उसे बुरा तो लगा था, लेकिन उसने ये बात आरू के सामने जाहिर नहीं होने दी और उसने आरू से हाँ बोल दिया।
नेक्स्ट डे अभी दिव्या को पढ़ाने उसके घर गया, लेकिन वो दिव्या से थोड़ा नाराज था। दिव्या, अभी क्या हुआ? अभी गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है यदि तुम मुझे अपनी हेल्प के लिए पूछती तो मैं मना कर देता? दिव्या, ऐसी बात नहीं है अभी, वो आरू अभी देख रहा हूँ मुझसे बात करने के लिए, अब आरू की जरूरत पड़ने लगी है। खैर छोड़ो। इतना बोलकर अभी दिव्या को पढ़ाने लगा, लेकिन दिव्या का ध्यान बार बार अभी के फेस की ओर ही जा रहा था। तो अभी बिना दिव्या की ओर देखे बोला, यहाँ ध्यान दो, मेरे चेहरे पर कुछ नहीं लिखा। दिव्या ने अपना ध्यान अभी से हटाकर किताब में लगा दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। अभी के पढ़ाने और उसके दिल की बात जानने के बाद दिव्या को भी उसके लिए अब कुछ महसूस होने लगा था। दिव्या ने अभी के हेल्प से एग्जाम के पहले अपना छूटा हुआ पोर्शन कवर कर लिया था और अब वो एग्जाम देने के लिए तैयार थी। 3 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो गए, लेकिन दिव्या का प्लास्टर अभी नहीं हटा था। इसलिए दिव्या के पापा उसे एग्जाम के लिए स्कूल छोड़ने जाते और एग्जाम के बाद अभी ड्राइवर से कहकर कार से उसे घर ड्रॉप करवा देता। 1 हफ्ते बाद एग्जाम खत्म हो गए। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। इस बार अभी क्लास में फर्स्ट था और सेकंड पोजीशन दिव्या की थी। अब तक दिव्या का प्लास्टर भी उतर चुका था और अब वो पहले से काफी ठीक थी। एक दिन चारों दोस्त स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे बात कर रहे थे। तभी आंसू बोला, यार बहुत तेज भूख लगी है, चलो कैंटीन चलते हैं। दिव्या ने कहा, हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है, तुम सब जाओ, हम यहीं बैठे हैं। अभी मेरा भी मन नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। आंसू, आरू तू चल रही है ना मेरे साथ? आरू, नहीं तू अकेला ही चला जा। आंसू अभी और दिव्या को कुछ देर अकेले छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती आरू को अपने साथ ले गया। उन दोनों के जाते ही दिव्या थोड़ी असहज हो गई। जब अभी ने देखा तो दिव्या से कहा, उस दिन के बाद से देख रहा हूँ हम दोनों जब भी अकेले होते हैं तुम कंफर्टेबल नहीं होती हो। फिर उसने दिव्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उस दिन मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा सब सच था, और जब मैं तुम्हारे घर पढ़ाने आता था तो मैंने ये महसूस किया कि शायद तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम मुझसे अपने दिल की बात कह नहीं रही हो। पर मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ, तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात बुलवा कर ही रहूंगा। दिव्या, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है अभी। इतना कहकर दिव्या क्लास में चली गई। अभी भी उसके पीछे क्लास में चला गया और थोड़ी देर बाद आरू और आंसू भी क्लास में आ गए। सबने क्लासेस अटेंड की और फिर सब अपने अपने घर की ओर चले गए। कुछ दिन अभी और दिव्या के बीच कोई बात नहीं हुई। 2 दिन से अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। पहले तो दिव्या ने इस बात को इग्नोर किया, फिर उसने आंसू से पूछा, अभी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? आंसू, पता नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है, आज उसके घर जाकर देखूंगा क्या बात है। दिव्या, ठीक है, मुझे भी कॉल करके बताना आखिर क्या बात है। आंसू ने उसकी फिक्र देखते हुए उसे हाँ कहा। जब आंसू अभी के घर गया तो उसे पता चला कि अभी हॉस्पिटल में है। आंसू हॉस्पिटल पहुंचा तो अभी उसे अभी एक रूम के बाहर खड़ा दिखाई दिया। आंसू, क्या हुआ तू यहाँ? अभी ने उसके वहां होने का कारण बताया। दिव्या आंसू के कॉल का वेट कर रही थी। जब आंसू का कॉल नहीं आया तो दिव्या ने उसे कॉल किया। आंसू के कॉल रिसीव करते ही दिव्या ने पूछा, कहाँ हो? आंसू, सिटी हॉस्पिटल अभी के साथ। दिव्या, क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? घबराते हुए दिव्या ने पूछा। आंसू, हाँ वो अभी का। आंसू इतना ही बोल पाया था कि अभी ने उसके हाथ से फोन लेकर कट कर दिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। आंसू झल्लाते हुए, यार ये क्या किया? कम से कम उसे पूरी बात तो बताने देता। 2 दिन से वो कितनी परेशान है तेरे लिए, ना तो तू उसका फोन उठा रहा है और ना मुझे कुछ बताने दिया। अभी बहुत फिक्र है तुझे उसकी। आंसू, क्यों नहीं होगी, फ्रेंड है वो मेरी। अभी मुस्कुराते हुए, ओह, जितना बताना था तू बता चुका है। आंसू अभी के मुस्कुराने की वजह समझते हुए बोला, बहुत कमीना है तू। अभी, जा अपनी फ्रेंड को बाहर जाकर ले आ। आंसू, तुझे कैसे पता वो आएगी? अभी, बस पता है, तू जा और सुन, उसे कुछ मत बताना। ठीक है कहकर आंसू वहां से बाहर चला गया। जैसे ही दिव्या ने हॉस्पिटल के बारे में सुना, किसी अनहोनी के डर से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जिस हालत में थी वैसे ही उसने अपना पर्स उठाया और टैक्सी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे हॉस्पिटल के गेट पर ही आंसू मिल गया।
आंसू ने देखा दिव्या की आंखें लाल थीं, शायद वो रोई थी। वे दोनों जल्दी से वहां पहुंच गए जहां अभी था। अभी को देखकर दिव्या जल्दी से उसके सीने से लग गई और रोते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? अभी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों इतना रो रही हो? दिव्या उससे दूर हुई और अपनी नजरें नीची कर लीं, लेकिन बोली कुछ नहीं। तब उसके कानों में अभी की आवाज फिर से पड़ी, बोलो क्यों रो रही हो? दिव्या, हमें लगा शायद आपको कुछ अभी हो भी जाता तो तुमको क्या? अभी की ऐसी बात सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से और मजबूरी के भाव के साथ कहा, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे और आप ऐसी बात कर रहे हैं। पता है कितना डर गए थे हम। ये बोलते हुए वो फिर से रो पड़ी। दिव्या की ऐसी हालत देखकर अभी ने उसे अपनी ओर खींचकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा कजिन यहाँ एडमिट है और उसके मम्मी पापा आउट ऑफ सिटी हैं, इसलिए 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। दिव्या, तो आंसू ने ऐसा क्यों कहा कि अभी का? अभी, हाँ, वो तुम्हें बताना चाहता था कि अभी का कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने उसके हाथ से फोन लेकर कट करके उसे स्विच ऑफ कर दिया था। मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ और देखो, वैसा ही हुआ। दिव्या, तुम बहुत बुरे हो। अभी, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहती, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बुलवा कर ही रहूंगा। दिव्या उसे गुस्से में देख रही थी। अभी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, मानता हूँ तरीका सही नहीं था, लेकिन तुमने तो सुना ही होगा, प्यार और जंग में सब जायज है। दिव्या कुछ नहीं बोली और सर नीचे कर मुस्कुरा दी। दिव्या थोड़ी देर वहीं रुकी और अभी के कजिन से मिलने के बाद वो वहां से जाने लगी तो अभी से बोली, अब कॉल करूंगी तो रिसीव कर लेना। अभी बोला, जो हुक्म आपका। दिव्या ने ये सुना तो वो मुस्कुराते हुए वो वहां से चली गई। आंसू अभी के पास आया और उसे गले से लगाते हुए उससे बोला, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अभी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद आंसू भी वहां से चला गया। अभी के कजिन की तबीयत ठीक होने के बाद और उसका डिस्चार्ज होने के बाद अभी ने फिर से क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब फाइनल एग्जाम होने वाले थे। सभी उसकी तैयारी में लगे थे। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्कूल की ओर से उन्हें ऑफ दिया गया था, इसलिए भी अपने अपने घर में सेल्फ स्टडी कर रहे थे। इसलिए वे चारों एक दूसरे से बहुत दिन से नहीं मिल पाए थे। एक दिन चारों ने बाहर मिलने का प्लान बनाया। उन्होंने मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट को चुना। जब सब रेस्टोरेंट पहुंचे तो सब बहुत खुश थे, लेकिन अभी थोड़ा उदास था। दिव्या ने अभी को उदास देखकर उससे पूछा, अभी क्या हुआ? अभी ने तीनों की तरफ देखकर उदासी से कहा, पापा मुझे आगे की स्टडी के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। आरू ने जैसे ही ये सुना खुशी से चहकते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उदास क्यों हो? अभी, मैं दिव्या को छोड़कर नहीं जाना चाहता। दिव्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अभी, हमारे लिए अभी पहले हमारी स्टडी और करियर इम्पोर्टेंट है, और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। मुझे भी तो मेरी स्टडी कंप्लीट करनी है। मैं इंतजार करूंगी ना तुम्हारा। दिव्या की ये कहते हुए आंखें नम थीं। अभी ने दिव्या के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए हम में जवाब दिया। डिनर करने के बाद सबने आइसक्रीम खाई और वहीं बैठकर थोड़ी देर बात करते रहे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। जल्दी ही एग्जाम का दिन भी आ गया। सभी ने एग्जाम दिए और 15 दिन में सबके एग्जाम खत्म हो गए। अभी रिजल्ट आने में टाइम था और अब सब फ्री थे और अभी को अमेरिका भी जाना था। इसलिए सबने डिसाइड किया कि जब तक अभी यहाँ है हम उसी के साथ रहेंगे। इसलिए सब मिलकर रोज कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बना लेते थे। इस कारण दिव्या और अभी भी ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ रह पाते थे। फिर वह दिन भी आ गया जब रिजल्ट आना था। इस बार भी अभी ने टॉप किया था और दिव्या सेकंड पोजीशन पर थी। आरू और आंसू ने भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। चारों दोस्त बहुत खुश थे। अब अभी के अमेरिका जाने का समय आ गया था और आज उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी। आंसू, आरू, दिव्या उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। फ्लाइट में अभी टाइम था, इसलिए चारों बातें कर रहे थे। अभी ने देखा दिव्या चुप चुप सी है तो अभी ने उससे पूछा, दिव्या क्या हुआ? दिव्या ने ना में अपना सिर हिला दिया और अपना सर नीचे झुका दिया, क्योंकि उसकी आंखें नम थीं और वो अभी से ये छुपाना चाहती थी,
लेकिन अभी दिव्या की आंखों में आई नमी को देख चुका था। उसने दिव्या से पूछा, तुम रो रही हो? ये पूछते ही अभी की आंखें भी नम हो गई थीं। दिव्या ने फिर नामे सिर हिलाया, लेकिन इस बार दिव्या के आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे। अभी ने जब ये देखा तो उसने दिव्या को अपनी ओर खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। अभी के गले लगते ही दिव्या का रोना और तेज हो गया। दिव्या को ऐसे देखकर अभी के साथ आंसू और आरू की आंखें भी नम हो गईं। सबको ऐसे देखकर अभी दिव्या से बोला, तुम्हें एयरपोर्ट पर बाढ़ लानी है क्या? दिव्या उससे थोड़ा दूर हुई और अभी को देखने लगी। अभी ने आंसू और आरू की तरफ इशारा किया। दिव्या ने जब उस ओर देखा तो जल्दी से अपने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुरा दी। अभी ने देखा माहौल बहुत उदासी भरा हो गया तो उसने कहा, यार मैं कॉल करूंगा ना, तुम सब ऐसी सड़ी हुई शक्ल के साथ मुझे यहाँ से भेजोगे? चलो स्माइल करो सब। अभी के ऐसा कहने पर सब जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। अभी आंसू और आरू के पास आया और दिव्या की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहा, इसका ख्याल रखना। आंसू और आरू ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अभी आंसू और आरू के गले मिलकर दिव्या के पास आया और उसके माथे पर किसकर नम आंखों के साथ वहां से चला गया। दिव्या, आंसू और आरू अभी को जाता हुआ देखते रहे। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो तीनों भी अपने अपने घर लौट आए। लगभग 3 साल बाद अभी के जाने के बाद आंसू, आरू और दिव्या ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि वो तीनों साथ रह सकें। अब उन तीनों का कॉलेज खत्म हो चुका था। इन 3 सालों में अभी कभी दिव्या को तो कभी आंसू या आरू को कॉल कर लिया करता था, लेकिन कुछ महीनों से अभी की बात तीनों में से किसी से नहीं हुई थी। कॉलेज टाइम में आंसू और आरू ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को महसूस कर लिया था और उन्होंने इस बारे में अपने घर में बात कर ली थी कि दोनों के पेरेंट्स को दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी थी। दोनों खुश थे। दोनों को खुश देखकर दिव्या भी खुश थी, पर वो हमेशा अभी को याद करती रहती। आज दिव्या के घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन दिव्या के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दे रही थी जो दिखना चाहिए थी। दिव्या शादी का जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी थी। तभी किसी के दरवाजे खोलने की आवाज आई। दिव्या ने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां आरू थी। आरू दिव्या के पास आई और उससे पूछा, तू ठीक तो है ना? दिव्या ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ठीक क्यों नहीं होंगे, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश भी हैं। आरू, लग तो नहीं रहा। दिव्या, हम खुश हैं आरू। हमें आदेश जी जैसा जीवन साथी जो मिलने जा रहा है, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, और शादी उससे करना चाहिए ना जो आपसे प्यार करे। और जब हम भी वही करने जा रहे हैं, और रही बात हमारी, तो हम भी धीरे धीरे खुद को संभाल ही लेंगे। उस धोखेबाज इंसान को याद करके अब हम खुद को और तकलीफ नहीं देंगे। आरू, हम ठीक है। तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं करके आती हूँ। दिव्या, हम ठीक है, तुम जाओ। आरू आंखों में आंसू लेकर दिव्या के कमरे से बाहर निकल गई। तभी आंसू की नजर आरू पर पड़ी तो उसने आरू से पूछा, जान क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आरू आंखों में आंसू लिए, हम दिव्या को सब सच सच क्यों नहीं बता देते? आंसू, आंसू, हम नहीं बता सकते आरू। अंकल ने मना किया है ना। एक तरीके से ये भी सही भी है। अभी अब आएगा भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। आदेश भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमारी दिव्या को खुश रखेंगे। दिव्या उनके साथ रहकर अभी को धीरे धीरे भूल जाएगी और अंकल उसके लिए जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे ना। आरू, शायद तुम सही कह रहे हो। दिव्या को मंडप में ले जाया गया। आदेश ने उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाला। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। आदेश विदाई करवा कर दिव्या को अपने घर ले आया था। दिव्या अपने घर में बैठे इस सोच में डूबी थी कि उन कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में कैसा मोड़ आया। कुछ महीने पहले दिव्या और आरू शॉपिंग के लिए मार्केट में थे। तभी वहां कुछ लड़कों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। जब वे लड़के उन्हें परेशान कर रहे थे तो लोग वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। आदेश भी मार्केट में गया हुआ था। जब उसने देखा कि लड़के दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं तो वो उनके पास पहुंच गया। आदेश, क्या हो रहा है यहाँ? लड़के, ए हीरो, निकल यहाँ से और जा जाकर अपना काम कर।
आदेश, वही तो कर रहा हूँ। रक्षा करना मेरा काम है, चाहे वो देश की हो या फिर देशवासियों की, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, समझा। आदेश ने एक मुक्का उस लड़के के मुंह पर मारा। वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसकी नाक से खून निकलने लगा। ये देख उस लड़के के साथ आए दूसरे लड़के वहां से भाग निकले। आदर्श ने पुलिस को कॉल किया। जल्दी ही पुलिस वहां आ गई और उस लड़के को वहां से लेकर चली गई। दिव्या इन सब से बहुत घबरा गई थी। तो आदेश और आरू ने एक शॉपकीपर से चेयर लेकर दिव्या को उस पर बैठाया और उसे पानी दिया। दिव्या जब थोड़ी रिलैक्स हुई तो उसने और आरू ने आदेश को थैंक्स बोला और वहां से जाने लगी। तभी आदेश ने उससे कहा, यदि आप दोनों को ऐतराज ना हो, क्या मेरे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगी? दिव्या और आरू ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हाँ कहा। आरू, क्यों नहीं सर, आपने हेल्प की है हमारी। आदेश, आदेश मल्होत्रा नाम है मेरा। आरू, हाँ तो आपका आदेश तो हमें मानना पड़ेगा ना। तीनों कॉफी पीने एक कॉफी शॉप में चले गए। बातों बातों में दिव्या और आरू को पता चला कि आदेश छुट्टियों में कुछ दिन पहले ही घर आया है और दोस्तों के साथ घूमने आया था। उसके दोस्त घर चले गए और उसे कुछ काम था, इसलिए वो अभी भी मार्केट में था। कॉफी पीने के बाद आदेश चला गया और दिव्या और आरू ऑटो करके घर निकल गईं। ऑटो में आरू ने दिव्या से कहा, सुन ना, 2 दिन बाद दीदू की फ्रेंड की शादी है, तू भी मेरे साथ चलेगी ना? दिव्या, मैं क्या करूंगी वहां जाकर, तुम चली जाना दीदू के साथ। आरू, प्लीज चल ना, दीदू तो अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो जाएगी, मैं अकेली क्या करूंगी वहां। और तुझे तो पता है पापा रात में दीदू को अकेले जाने नहीं देंगे, नहीं तो मैं भी अपना जाना कैंसिल कर देती। दिव्या, ठीक है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलूंगी। आरू उससे गले लगकर थैंक यू। दिव्या, ठीक है, ज्यादा चिपक मत। आरू ने पहले दिव्या को घर छोड़ा और फिर उसी ऑटो से अपने घर चली गई। आरू और दिव्या आरू की दी सोनम के साथ शादी में थे और दोनों चेयर पर बैठी थीं और सोनम अपनी फ्रेंड वैभवी दुल्हन के साथ थी। आरू, दिव्या चलना, कुछ खाते हैं। दिव्या, थोड़ी देर रुक जा, फिर चलते हैं। आरू, चलना यार, और उसे खींचकर अपने साथ ले गई। दोनों पानी पूरी के स्टॉल पर जाकर पानी पूरी खाने लगीं। दोनों पानी पूरी खा ही रही थीं कि उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी, हेलो। दोनों ने जब उस ओर देखा तो सामने आदेश खड़ा था। दोनों, हेलो सर। आदेश, सर नहीं आदेश। दोनों, जी आदेश जी। दिव्या, आदेश जी आप यहाँ कैसे? आदेश, वो विनय दूल्हा है ना, वो मेरा फ्रेंड है, उसी की शादी की शॉपिंग के लिए तो उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स मार्केट गए थे, और आप दोनों यहाँ कैसे? आरू, वैभवी दीदी मेरी दीदू की फ्रेंड हैं, हम दोनों दीदू के साथ यहाँ आए हैं। आदेश, हम तीनों ने कुछ देर बात की और बातों बातों में आदेश ने ये जान लिया कि वो दोनों कहाँ रहती हैं। फिर आदेश वहां से चला गया। शादी की सारी रस्में होने तक सुबह हो चुकी थी। विदाई के बाद आरू, सोनम और दिव्या अपने अपने घर चले गए। अब आरू और दिव्या की मुलाकात आदेश से कहीं ना कहीं हो ही जाती थी। आदेश दिव्या को पसंद करने लगा था। आज संडे था। दिव्या के पापा प्रदीप आराम से बैठे गानों का आनंद ले रहे थे। दिव्या की मम्मी संध्या किचन में काम कर रही थी और दिव्या अभी अभी अपने रूम से तैयार होकर बाहर आई थी। तभी डोरबेल बजी। दिव्या तुरंत दरवाजे की ओर गई और दरवाजा खोला तो सामने आदेश और उसके मम्मी पापा को देखकर वो हैरान हुई। उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सब अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। दिव्या ने प्रदीप जी को आदेश के बारे में बताया और फिर पानी लेने किचन में चली गई। आदेश के मम्मी पापा ने उनके वहां आने का कारण बताते हुए कहा, हम आदेश और दिव्या के रिश्ते की बात करने यहाँ आए हैं। हमारा आदेश आपकी दिव्या को पसंद करता है। प्रदीप जी को दिव्या के लिए आदेश देखते ही पसंद आ गया था और उनकी लगभग हाँ थी। फिर भी उन्होंने पहले दिव्या की मर्जी जानना जरूरी समझा और राजेंद्र जी आदेश के पापा से कहा, मैं दिव्या की मर्जी जाने बिना कोई फैसला नहीं ले सकता, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। राजेंद्र जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दोनों परिवारों ने कुछ देर बात की और चाय नाश्ता करने के बाद आदेश और उसके मम्मी पापा वहां से चले गए। दिव्या के पापा ने जब दिव्या से इस बारे में बात की तो दिव्या ने अपने पापा को अभी और अपने बारे में सब सच सच बता दिया। प्रदीप जी ने दिव्या से कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम अभी से बात करो और उसे कहो
कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ आ जाए। दिव्या ने जी पापा कहकर अपना सिर हिला दिया। दिव्या 4-5 दिन से लगातार अभी को कॉल कर रही थी, लेकिन अभी का कॉल लग नहीं रहा था। दिव्या ने आंसू को भी अभी को कॉल करने को कहा, लेकिन आंसू का कॉल भी नहीं लगा। दिव्या को अजीब सी बेचैनी के साथ अब डर सताने लगा कि अभी वहां जाकर कहीं उसे भूल तो नहीं गया। दिव्या उदास थी। उसने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पापा जिद पकड़कर बैठे थे कि वो जल्द से जल्द अभी से मिलना चाहते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आंसू को कहीं से अभी के एक दोस्त जॉन का नंबर मिला। जॉन से बात करने के बाद आंसू ने दिव्या के पापा को जॉन से जो भी बात हुई वो सारी बात बता दी। दिव्या के पापा ने आंसू से कहा, दिव्या से मैं बात करूंगा और तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें तुम्हारी दोस्ती की कसम है। आंसू अब क्या करता। उसने अपना सिर हिलाकर हाँ कह दिया। प्रदीप जी ने दिव्या को अपने पास बुलाया और उससे कहा, आंसू की बात अभी से हो गई है। उसने कहा, वो अब तुमसे प्यार नहीं करता और अब वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अब वहाँ किसी और को पसंद करता है। ये सुनते ही दिव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। प्रदीप जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उसे भूल जाओ बेटा और आदेश के साथ आगे बढ़ो। दिव्या अब क्या कर सकती थी। उसने रोते हुए ही हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। दिव्या के वहां से जाने के बाद आंसू ने कहा, अंकल ये आपने क्या किया। आपने दिव्या से ऐसे क्यों कहा। मिस्टर सक्सेना, दिव्या की भलाई के लिए बेटा, इस वक्त मुझे यही सही लगा। दिव्या ने आदेश को अपने और अभी के बारे में सब सच बता दिया। जब दिव्या ने आगे अभी के बारे में और कुछ बताना चाहा, तो आदेश ने दिव्या को ये कहकर रोक दिया, वो आपका पास्ट है जो कि अब बीत चुका है। मुझे इसके बाद कुछ नहीं जानना, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। सच जानने के बाद भी आदेश दिव्या से शादी करने के लिए तैयार था। दिव्या और आदेश का रिश्ता तय हो गया। फिर भी दिव्या एक बार अभी से बात करना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दिव्या अभी को कॉल करती रही, लेकिन उसकी बात अभी से नहीं हो पाई। दरवाजे की आवाज से दिव्या वर्तमान में लौट आई। उसके सामने आदेश खड़ा था। अब दिव्या आदेश के साथ अपने जीवन के नए सफर की ओर चल पड़ी थी। शादी के कुछ दिन बाद आदेश ने प्रदीप जी और संध्या जी को अपने घर के पास शिफ्ट करवा दिया गया, ताकि दिव्या को उनसे दूर न रहना पड़े। और उसके जाने के बाद राजेंद्र जी और सुलेखा जी को भी सपोर्ट मिल जाए। कुछ दिन बाद आदेश की छुट्टियां खत्म हो गईं और अब उसके पास जाने का दिन आ गया था। आदेश पहले प्रदीप जी और संध्या जी से मिला, फिर अपने मम्मी पापा से मिला और फिर दिव्या से मिलने अपने रूम में आया। दिव्या आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठी थी। जब दिव्या ने आदेश को देखा तो उठकर खड़ी हो गई। आदेश उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगाते हुए कहा, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ को ऐसे रोना शोभा नहीं देता। दिव्या उसकी बात सुन मुस्कुरा दी, लेकिन आंख के आंसू फिर भी बह चले थे। आदेश ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी पापा का ख्याल रखना और अपना भी। दिव्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। सबसे मिलने के बाद आदेश चला गया। आदेश के जाने के बाद दिव्या की आदेश से कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। राजेंद्र जी ऑफिस से घर आए तो उनके साथ उनके फ्रेंड भी थे। उन्होंने सुलेखा जी को आवाज लगाई। सुलेखा जी घर पर नहीं थीं। दिव्या बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी। मिस्टर मल्होत्रा की आवाज सुनते ही दिव्या अपनी सोच से बाहर आई और उनके सामने आ खड़ी हुई और राजेंद्र जी से बोली, पापा मम्मी तो हैं नहीं। राजेंद्र जी, कहाँ गई है बेटा। दिव्या, वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं गई हैं, बोल रही थीं जल्दी ही आ जाएंगी। राजेंद्र जी, ठीक है। दिव्या का ध्यान मल्होत्रा जी के साथ आए उनके फ्रेंड पर गया तो उसने उनसे पूछा, पापा ये कौन है। मिस्टर मल्होत्रा, बेटा ये मेरा दोस्त है ब्रजेश खुराना, हमारे बाजू वाला बंगला इनका ही है। कुछ काम से ये आउट ऑफ कंट्री गया था, इस वजह से तुम्हारी और आदेश की शादी में नहीं आ पाया था। आज ही वापस लौटा है। इनका भी हमारी तरह बिजनेस है। दिव्या ने ब्रजेश जी के पैर छू आशीर्वाद लिया और उन दोनों के लिए नाश्ता लेने चली गई। ब्रजेश जी, बिटिया तो बहुत सुंदर और संस्कारी है। राजेंद्र जी, ध्यान भी बहुत रखती है मेरा और सुलेखा जी का। एक बेटी की कमी थी जो दिव्या के आने से पूरी हो गई। सच में बहुत प्यारी है। दोनों बात कर रहे थे
तब तक दिव्या चाय नाश्ता लेकर आ गई। दोनों ने नाश्ता किया और दिव्या को उसकी शादी का गिफ्ट देकर ब्रजेश जी अपने घर चले गए। दिव्या के पास घर में करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था, इसलिए वो घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। तो उसने सुलेखा जी से कहा, मम्मी क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? सुलेखा जी, जॉब क्यों करना बेटा, हमारा बिजनेस है, तुम वो ज्वाइन कर सकती हो। दिव्या खुशी से, सच? पापा परमिशन देंगे? सुलेखा जी, मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। दिव्या थैंक यू बोलकर अपने रूम में चली गई। सुलेखा जी ने जब राजेंद्र जी से बात की तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिव्या ऑफिस आना चाहती है। उसके आने से मेरा भी काम थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे उसका सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरे दिन से दिव्या भी ऑफिस जाने लगी और कभी कभी सुलेखा जी भी ऑफिस चली जाती थीं। आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। सभी मीटिंग की तैयारी में लगे थे। दिव्या और राजेंद्र जी मीटिंग को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी राजेंद्र जी का फोन बज उठा। उन्होंने कॉल रिसीव किया तो सामने से किसी की आवाज आई और उसने राजेंद्र जी से कहा, सर एक मिशन के दौरान आदेश शहीद हो गया है। सरकार और आर्मी के कुछ नुमाइंदे उसके शव को लेकर आपके घर के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही राजेंद्र जी के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। जब दिव्या ने उन्हें ऐसे देखा तो उनसे पूछा, पापा क्या हुआ? राजेंद्र जी ने रुंधी हुई आवाज में दिव्या को बताया कि आदेश शहीद हो गया है। ये सुनते ही दिव्या को चक्कर आ गए और वो वहीं बेहोश हो गई। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। कुछ देर बाद दिव्या को होश आया तो राजेंद्र जी के जैसे जान में जान आ गई। तब तक सुलेखा जी भी हॉस्पिटल आ गई थीं। जब सुलेखा जी को आदेश के बारे में पता चला तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद तीनों घर आ चुके थे। उनके घर आने के कुछ देर बाद ही आदेश का पार्थिव शरीर भी घर आ चुका था। घर के बाहर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। भीड़ को देखकर किसी ने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा, मल्होत्रा अंकल के यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? दूसरे व्यक्ति ने जब उसकी ओर ध्यान दिया तो वो समझ गया कि ये शख्स अभी अभी बाहर से आया है, क्योंकि उसके पास कुछ बैग्स थे। इसलिए उस व्यक्ति ने उस शख्स को बताया कि मल्होत्रा जी का बेटा आदेश एक मिशन के दौरान शहीद हो गया है। ये सुनते ही उस शख्स के हाथ में रखे बैग से छूट गए और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। दिव्या का ध्यान जब वो सो गया तो वो शख्स को देखकर हैरान हो गई। वो शख्स कोई और नहीं था, अभी था। अभी को देखकर दिव्या ने अपना मुंह फेर लिया। अभी ने अपने बैग्स उठाए, राजेंद्र जी के बगल वाले बंगले ब्रजेश जी के में चला गया और बैग्स रखकर अभी वापस आ गया। कुछ देर बाद आदेश के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या बहुत उदास रहने लगी थी। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था और अपने कमरे में बैठी रोती रहती और किसी से कुछ बात नहीं करती, ना कुछ खाती ना पीती। राजेंद्र जी और सुलेखा जी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान रहते। उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब तक दिव्या को ये पता चल चुका था कि अभी ब्रजेश अंकल का बेटा है। दिव्या अपने कमरे में दोपहर के वक्त उदास सी लेटी थी। वो पुरानी सारी बातों को याद कर रही थी और सोचते सोचते दिव्या की आंख लग गई। कुछ देर बाद दिव्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने अपने आसपास देखा तो उसे सामने आरू दिखाई दी। उसने अपने माथे से पसीने की बूंदों को पोंछते हुए आरू से पूछा, तुम कब आई? आरू, बस थोड़ी देर पहले। तू सो रही थी तो डिस्टर्ब नहीं किया। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों है? दिव्या, वो आदेश जी। आरू, दिव्या कब तक तू ऐसे ही रहेगी और कब तक तू अपने आप को नहीं संभालेगी? अपने लिए ना सही, अंकल आंटी के लिए तुझे खुद को संभालना होगा। वो तुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं। और तुझे क्या लगता है, तुझे ऐसे देखकर उन्हें अच्छा लगता होगा? आदेश जीजू को गए 4 महीने हो गए हैं। अगर तूने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। अब तुझे उन्हें संभालना है, उनका बेटा बनना है। तू ही ऐसे रहेगी तो उन्हें कौन संभालेगा? दिव्या, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा नॉर्मल होकर तुम यहाँ किसी काम से आई थी? आरू, तुमसे मिलने और ये बताने कि मेरी और आंसू की शादी की डेट 2 महीने बाद की फिक्स हुई है। दिव्या, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुमने अपने बाकी दोस्तों को बताया कि नहीं? आरू समझ गई
कि दिव्या अभी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि अभी आंसू और दिव्या के अलावा आरू के कोई फ्रेंड नहीं थे। बाकी कुछ लोगों से दोस्ती थी, पर वो ज्यादा गहरी नहीं थी। दिव्या अभी भी अभी से नाराज थी, इसलिए वो उसके बारे में सीधे नाम लेकर बात नहीं करती थी। आरू नहीं, वो जब से यहाँ आया है ना तो वो मुझसे बात करता है ना आंसू से। बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बहुत बदल गया है वो। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर दिव्या से बातें कर आरू अपने घर चली गई। नेक्स्ट डे दिव्या जल्दी उठ गई और नहाकर तैयार होकर नाश्ता बनाने किचन में चली गई। सुलेखा जी और राजेंद्र जी अभी अपने रूम में ही थे। जैसे ही सुलेखा जी और राजेंद्र जी अपने रूम से बाहर आए तो दिव्या ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा और सुलेखा जी का हाथ पकड़ उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले आई और उनसे खुशी से चहकते हुए कहा, देखिए मम्मी, आज सब नाश्ता आपकी पसंद का बनाया है मैंने। सुलेखा जी और राजेंद्र जी उसे एकटक देखते रहे। दिव्या, क्या हुआ पापा, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? राजेंद्र जी, कुछ नहीं बेटा, आज इतने दिनों बाद तुम्हें ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। दिव्या, चिंता मत कीजिए पापा, अब आप रोज मुझे ऐसे ही देखेंगे। दिव्या मन में, अब आपकी बेटी आपके और मम्मी के सामने कभी उदास नहीं होगी। आप दोनों की खुशी के लिए मुझे मुस्कुराना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दिव्या, पापा, क्या हम फिर से आपके साथ ऑफिस आ सकते हैं? राजेंद्र जी, क्यों नहीं बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब से तुम आ सकती हो। दिव्या, हम आज से ही आपके साथ चलेंगे। राजेंद्र जी, ठीक है। तीनों ने नाश्ता किया और फिर दिव्या और राजेंद्र जी ऑफिस के लिए निकल गए। उस दिन के बाद से दिव्या ने रोज ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दिव्या ऑफिस से लौटी थी। उसे खुराना जी के बंगले में बाहर की तरफ बैठे राजेंद्र जी, प्रदीप जी और ब्रजेश जी दिखाई दिए, तो वो उनके पास चली गई और कहा, क्या बात है, आज तीनों दोस्त साथ बैठे हैं, कोई खास बात है क्या? ब्रजेश जी, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों से काम में बिजी थे तो सोचा आज दोस्तों के साथ बैठा जाए। दिव्या, वो तो ठीक है अंकल, पर लगता है किसी गंभीर विषय पर बात चल रही है। ब्रजेश जी, गंभीर विषय तो नहीं, लेकिन अभी की शादी की बात चल रही है, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। ये देखो, कितने सारे फोटो दिखाए उसको। ब्रजेश जी फोटो दिव्या के सामने रखते हुए कहा। फिर दिव्या को देखकर, बेटा, तुम मेरा एक काम करोगी? दिव्या, क्या अंकल? ब्रजेश जी, ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो। दिव्या, ठीक है, हम वादा करते हैं। ब्रजेश जी, तुम जाकर अभी को समझाओ, मुझे लगता है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। दिव्या ने प्रदीप जी की तरफ देखा और फिर ब्रजेश जी से कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है अंकल कि वो हमारी बात मानेगा? ब्रजेश जी, बेटा, तुम समझदार हो, यदि तुम उसे समझाओ तो शायद वो समझ जाए, और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। दिव्या प्रदीप जी की तरफ देखकर, ठीक है अंकल, आप कहते हैं तो हम अभिनव से बात करेंगे, और हमने आपसे वादा किया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मान जाए, लेकिन यदि वो नहीं माने तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश जी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था तो वो अपने रूम में था। दिव्या भी उसके रूम में चली गई। दिव्या के रूम में जाने से प्रदीप जी को डर लग रहा था कि अब क्या होगा। दिव्या आज बहुत दिनों के बाद अभी से बात करने गई थी अभिनव के रूम में। अभी दरवाजे की तरफ पीठ करके और खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। दिव्या ने रूम का दरवाजा खोला, लेकिन अभी किसी सोच में डूबा था, इसलिए उसका ध्यान दरवाजे के खुलने की आवाज पर नहीं गया। दिव्या अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, क्या बात है मिस्टर अभिनव खुराना, सुना है आपको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही? अभी का ध्यान दिव्या की तरफ गया तो वो दिव्या की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और उसे देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। दिव्या, हाँ, आएगी भी क्यों, अभिनव खुराना की पसंद पल पल बदलती जो रहती है। अभी ने तेज आवाज में कहा, शट अप, और मतलब क्या है तुम्हारा? अभी की तेज आवाज सुनकर सब उसके कमरे के बाहर खड़े हो गए, लेकिन उसके कमरे में जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी, इसलिए सब बाहर खड़े होकर ही उन दोनों की बातें सुनने लगे। दिव्या, मतलब सीधा सा है मिस्टर अभिनव खुराना, पहले तुम्हें मैं पसंद थी और फिर वो अमेरिका वाली। अभी चौंक कर, कौन अमेरिका वाली? दिव्या, वही जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया था। अभी व्हाट?
मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। किया तुमने इंतजार? दिव्या, क्यों करती मैं तुम्हारा इंतजार, जब तुमने आंसू से ये कहलवाया था कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते और वापस नहीं आ रहे हो। अभी हैरानी से, आंसू से, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दिव्या, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो रुको, मैं आंसू को कॉल करके बुलाता हूँ। अभी ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और आंसू को कॉल किया और कहा, आरू के साथ अभी के अभी मेरे घर आ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी के इतने दिन बाद कॉल करने से, अभी के ऐसे बोलने से कि जल्दी आ, आंसू तुरंत अपने घर से निकल गया और आरू को अपने साथ ले अभी के घर जाने के लिए अपनी कार घुमा दी। आंसू और आरू कुछ ही देर में अभी के घर पहुंच गए। बाहर सबको खड़ा देखकर दोनों थोड़ा हैरान हुए, फिर जल्दी से अभी के रूम में चले गए। अभी आंसू को देखकर, ये दिव्या क्या बोल रही है? मैंने तुझे कब कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा हूँ? अभी की बात सुनकर अब आंसू को समझ आ गया कि अभी ने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन अभी की बात सुनने के बाद भी आंसू खामोश था। दिव्या, अभी खामोश मत रहो, जो बात है सच सच बताओ। आरू, आंसू, मुझे लगता है तुम्हें दिव्या और अभी को अब सच सच बता देना चाहिए। दिव्या गुस्से से आरू को देखकर, मतलब तुम भी सब जानती थी तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आंसू ने दिव्या को देखकर, क्योंकि प्रदीप अंकल ने मुझे कसम दी थी और मैंने आरू को, प्रदीप अंकल ने मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था। दिव्या आश्चर्य से, क्या पापा ने? बाहर खड़े सब लोग सक्सेना जी को देख रहे थे और सक्सेना जी अपराध बोध से अपनी आंखें बंद कर खड़े थे। आंसू ने आगे कहा, दिव्या और आदेश के रिश्ते होने से पहले मेरी बात तुम्हारे दोस्त जॉन से हुई थी। जॉन ने मुझे बताया कि कॉलेज खत्म होने की खुशी और इंडिया आने के पहले तुम लोग सेलिब्रेट करने गए थे। वहां से लौटते समय तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे तुम्हारे सिर में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से तुम कोमा में चले गए थे और डॉक्टर्स का कहना था कि तुम कोमा से बाहर कब आओगे कहा नहीं जा सकता। या तो 1 महीने में भी कोमा से बाहर आ सकते हो या पूरी जिंदगी भी नहीं। आंसू की बात सुनकर खुराना जी को सब याद आया, क्योंकि उस समय वो अभी के पास थे और आदेश दिव्या की शादी में नहीं गए थे। मैंने ये बात जब प्रदीप अंकल को बताई तो अंकल ने कहा, ये बात यदि दिव्या को पता चल गई तो वो इतनी जिद्दी है कि सारी जिंदगी अभी का इंतजार कर लेगी, पर किसी और से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। और मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए उन्होंने दिव्या से झूठ बोला कि अब तुम किसी और से प्यार करते हो और वापस इंडिया नहीं आओगे। दिव्या आंखों में आंसू लिए पापा के ऐसा कहने पर मैंने अभी को कॉल किया था, ये जानने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी का कॉल तब भी नहीं लगा था। अभी, मेरा फोन एक्सीडेंट में पता नहीं कहाँ चला गया था। जब मैं कोमा से बाहर आया और इंडिया के लिए निकलने लगा तब जॉन ने मेरा फोन मुझे दिया, लेकिन वो तब तक खराब हो चुका था। दिव्या दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। दिव्या दीवार से नीचे की ओर खिसकते हुए रोते हुए बोली, पापा ने जो किया गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है दिव्या, अंकल ने वही किया जो शायद कोई भी पिता ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए करता, इसलिए तुम उन्हें इस बात के लिए दोषी मत मानो। शायद हमारी किस्मत में यही था। कहते हुए अभी की आंखें नम हो गईं। राजेंद्र जी भी उन सब की बातें सुन रहे थे। उन्होंने प्रदीप जी से कहा, जो तब नहीं हो पाया वो अब होगा। प्रदीप जी, मतलब? राजेंद्र जी, मतलब ये कि दिव्या मेरी बेटी है और मैं दिव्या की शादी अभी से करवाना चाहता हूँ, यदि ब्रजेश तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। उन्होंने ब्रजेश की ओर देखकर कहा, ब्रजेश जी, मुझे क्या ऐतराज होगा? दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, मेरी खुशकिस्मती होगी यदि दिव्या मेरी बहू बने तो। बाहर खड़े सारे लोग अब रूम में चले गए। राजेंद्र जी अभी की तरफ देखते हुए, हम सब ने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, अभी तुम दिव्या से शादी करोगे? आंसू, आरू, दिव्या और अभी चौंक जाते हैं। दिव्या, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? राजेंद्र जी, वही जो तुम सुन रही हो और अभी के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। अभी, जी अंकल, मैं दिव्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अभी तक किसी लड़की को पसंद नहीं कर पाया शादी के लिए। दिव्या, लेकिन मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। सब दिव्या की तरफ देखने लगे।
राजेंद्र जी, लेकिन क्यों? दिव्या, क्योंकि मैंने आदेश जी से वादा किया था कि मैं आपका और मम्मी का हमेशा ध्यान रखूंगी, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अभी तुम्हें अपना वादा तोड़ना भी नहीं है दिव्या, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में अंकल आंटी का ध्यान मैं भी रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि इन दोनों को कभी आदेश की कमी महसूस ना हो। शादी के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं वादा करता हूँ। राजेंद्र जी, अब तो ठीक है ना? दिव्या कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू लिए अभी भी सोच में डूबी थी कि क्या कहे। तभी उसकी आंखों के सामने आदेश की छवि दिखाई दी। वो दिव्या को देख मुस्कुराते हुए हाँ कहने को बोल रहा था। ये दिव्या का सिर्फ इमेजिनेशन था। दिव्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दिव्या के हाँ कहने से सब बहुत खुश थे। सबकी आवाज सुन दिव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। अपने आसपास देखा, आदेश कहीं नहीं था। दिव्या हल्के से मुस्कुरा दी। प्रदीप जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौटने वाली थीं। आरू खुशी से चहकते हुए राजेंद्र जी से, अंकल 2 महीने बाद मेरी शादी है, मैं उसका गिफ्ट आप सबसे अभी मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? राजेंद्र जी, क्या गिफ्ट चाहिए आपको बेटा? हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो गिफ्ट देने की। आंसू की दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं, और वो हैरानी से आरू की ओर देख रहा था कि पता नहीं ये लड़की क्या मांगने वाली है। आरू, अंकल मैं ये चाहती हूँ कि मेरी और दिव्या की शादी एक साथ एक मंडप में हो, मतलब हम चारों दोस्तों की शादी एक साथ हो। आंसू ने ये सुनकर राहत की सांस ली। राजेंद्र जी, अरे बेटा इतनी सी बात, समझो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया। क्यों ब्रजेश, सही कहा ना मैंने? ब्रजेश जी, बिल्कुल, अब 2 महीने बाद आंसू, आरू, अभी और दिव्या की शादी एक साथ ही होगी। प्रदीप जी ठीक है ना? प्रदीप जी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। आरू ने दिव्या से तो आंसू ने अभी से गले मिलकर दोनों को बधाई दी। दोनों बस हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर सब अपने अपने घर चले गए। घर जाकर राजेंद्र जी ने सुलेखा जी को और प्रदीप जी ने संध्या जी को ये बात बताई, तो दोनों इस बात को सुनकर बहुत खुश थीं। संध्या जी ने प्रदीप जी से कहा, हमारी दिव्या कितनी खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा परिवार मिला। ये कहते हुए उनकी आंखें नम थीं। 2 महीने बाद आज आंसू, अभी, दिव्या और आरू की हल्दी थी। शादी के सारे फंक्शन और शादी के लिए अरेंज हॉल बुक किया गया था। वहां गेस्ट रुकने के लिए कुछ रूम्स भी थे। दिव्या और आरू एक ही रूम में तैयार हो रही थीं। जब हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब सुलेखा जी और आभा जी, आरू की मम्मी, दोनों को लेने रूम में पहुंची। दिव्या और आरू को देखते ही दोनों ने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो दोनों। सुलेखा और आभा जी जब दिव्या और आरू को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं, तो सबका ध्यान आरू और दिव्या पर गया। दोनों पीली साड़ी और पीले कलर के फूल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ही सुंदर लग रही थीं। अभी और आंसू की नज़र तो उनसे हटी नहीं रही थी। आभा जी ने और सुलेखा जी ने दोनों को अभी और आंसू के सामने बैठा दिया। सभी लेडीज ने आंसू, आरू, दिव्या और अभी को हल्दी लगाई। हल्दी का फंक्शन दोपहर तक चला। सभी ने लंच किया और सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। उसी शाम को संगीत का फंक्शन रखा गया था। राजेंद्र जी, ब्रजेश जी, प्रदीप जी, आभा जी, संध्या जी और सुलेखा जी बाकी के फंक्शन की तैयारी में बिजी थे। संगीत के प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाया गया था और नीचे की तरफ लोगों के बैठने के लिए चेयर लगाई गई थी। सबसे पहले आंसू और आरू का डांस हुआ। आरू और डांस की शुरुआत आरू ने की। आंसू और आरू का डांस खत्म होने के बाद अभी और दिव्या की बारी थी। सभी ने अब अभी और दिव्या को डांस के लिए बोला, तो दिव्या ने डांस के लिए मना कर दिया। अभी का चेहरा उतर गया, लेकिन वो दिव्या को फोर्स नहीं करना चाहता था। अभी का उदास चेहरा देखकर आरू बोली, ठीक है, तेरा मन नहीं है डांस करने का तो मत कर, लेकिन तूने कॉलेज टाइम सिंगिंग सीखी थी, तो चल एक गाना सुना दे। अभी ने ये सुना तो बोला, गाना? आंसू, हाँ, आरू को सिंगिंग पहले से ही पसंद थी और कॉलेज जाकर दिव्या भी उसी की क्लास में सिंगिंग सीखने चली जाती थी। अभी, दिव्या सुना दो ना प्लीज। दिव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। आंसू जल्दी से जाकर माइक ले आया। दिव्या ने गाना शुरू किया, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। गाते हुए दिव्या की आंखों में आंसू थे, तो अभी भी उसके पास चला गया और उसके आंसू पोंछते हुए नामे अपना सिर हिलाया और गाने लगा, मेरे साथ तुम मुस्कुरा कर तो देखो।
उदासी का बादल हटाकर तो देखो। दोनों का गाना खत्म हुआ। सब दिव्या और अभी के पास आ गए। अभी ने दिव्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, दिव्या, अब तक जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूं जिनकी तुम हकदार हो। दिव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। बाद में सबका डांस हुआ। फंक्शन खत्म होने के बाद सबने डिनर किया और अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन था। दिव्या और आरू ग्रीन कलर की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थीं। दिव्या और आरू को मेहंदी वाली मेहंदी लगा रही थी और बाकी की औरतें डांस कर रही थीं। जब दोनों की मेहंदी पूरी हो गई तो मेहंदी वाली जाने लगी तो सुलेखा जी और आभा जी ने उसे पैसे दिए और वो चली गई। फिर संध्या जी आईं और सब औरतों को खाना खाने के लिए कहा और दिव्या और आरू को भी खाना खाने को कहा। तो आरू बोली, आंटी हम खाएंगे कैसे, हमारे हाथ में तो मेहंदी है ना। संध्या जी, पता है बेटा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी खिला देंगी और दिव्या को मैं। संध्या जी अभी ये बोल ही रही थी कि सुलेखा जी ने कहा, दिव्या को मैं खिला दूं। संध्या जी, ठीक है बहन जी, आप खिला दीजिए। दिव्या और आरू रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद सुलेखा जी और आभा जी खाना लेकर उन दोनों के पास आ गए। सुलेखा जी और आभा जी उन्हें प्यार से खाना खिलाने लगीं। उनका प्यार देखकर अचानक से दिव्या और आरू की आंखों से आंसू छलक गए। सुलेखा जी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? तुम दोनों को कहाँ ज्यादा दूर जाना है? आरू, तुम भी तो इसी सिटी में हो और दिव्या तुम भी तो घर के बगल में, फिर भी इतना रोना क्यों? गुस्से का दिखावा करते हुए अब दोनों की आंखों में एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। दिव्या और आरू मुस्कुरा दी। वहीं सुलेखा जी और आभा जी की आंखों में भी हल्की नमी थी जो वो उन दोनों से छुपा रही थीं। अगले दिन सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। शाम को अभी और आंसू की बारात मैरिज हॉल पहुंच चुकी थी। दोनों स्टेज पर थे। तभी संध्या जी और आभा जी दिव्या और आरू को लेकर नीचे आईं। उन दोनों को देखकर आंसू और अभी उन दोनों को देखते ही रह गए। दिव्या ने रानी पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी थी। वहीं आरू ने रेड कलर का लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी। दोनों की नजरें झुकी हुई थीं। दोनों बहुत सुंदर लग रही थीं। जब वे स्टेज के पास पहुंची तो आंसू और अभी ने उन दोनों को स्टेज पर आने के लिए अपने हाथ दिए तो दिव्या की नज़र अभी पर और आरू की नज़र आंसू पर गई तो वो दोनों भी उन दोनों को देखती रह गईं। जहां अभी ने क्रीम और मेहरून कलर के कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनी थी, वहीं आंसू ने मेहरून और वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। स्टेज पर जयमाला हुई। उसके बाद सब मंडप की ओर चले गए। अभी और आंसू ने दिव्या और आरू को मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया। जब कन्यादान का समय हुआ तो आभा जी ने आरू का कन्यादान किया। लेकिन जब दिव्या की बारी आई तो राजेंद्र जी ने प्रदीप जी और संध्या जी से आगे आने को कहा तो प्रदीप जी ने राजेंद्र जी और सुलेखा जी से कहा, मैं एक बार दिव्या का कन्यादान कर चुका हूँ, अब वो आपकी बेटी है, उसका कन्यादान आप कीजिए। प्रदीप जी की बात सुनकर सुलेखा जी और राजेंद्र जी की आंखें नम हो गईं और प्रदीप जी की बात मानते हुए दिव्या का कन्यादान सुलेखा जी और राजेंद्र जी ने किया। फेरों के साथ ही शादी संपन्न हो गई। अभी और आंसू दिव्या और आरू को विदाई कराकर अपने घर ले आए। आंसू का घर। आरू रूम में बैठी आंसू का इंतजार कर रही थी। आंसू थोड़ा उदास सा रूम के अंदर आया और बेड पर बैठ गया। आरू ने उसे देखते हुए पूछा, आंसू क्या हुआ, उदास क्यों हो? आंसू नाटक करते हुए, कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ तुमसे शादी करके सही किया कि नहीं। आरू, क्या? आंसू, स्कूल में भी तुम मेरी जान खाती थी, कॉलेज में भी, अब तो पूरी जिंदगी मेरी जान खाओगी। आरू ने बेड पर पड़ा तकिया उठाकर कहा, क्या मैं तुम्हारी जान खाती हूँ? रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। कहते हुए उसने आंसू को तकिए से मारना शुरू कर दिया तो आंसू ने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। तकिए के साथ आरू आंसू के ऊपर आ गिरी और दोनों एक दूसरे में खो गए। अभी का घर। सभी लोग ब्रजेश जी, सुलेखा जी, राजेंद्र जी, अभी और दिव्या घर पहुंच चुके थे। साथ में कुछ रिलेटिव्स भी थे। सारी रस्म होने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। सबके चले जाने के बाद अभी ने दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले गया। कमरे में उसे बेड पर बिठाते हुए अभी ने दिव्या से कहा,
मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है दिव्या। अभी की बात सुनकर दिव्या उसके सीने से लग गई। चांदनी रात में उनका इश्क मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।